प्रोटेस्ट शुरू हुआ। क्यों परमिशन मांगे? इस प्रोटेस्ट को अभिजीत दीप के लीड कर रहे थे और इसका मुद्दा था नीट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले को लेकर। प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी मांग थी कि उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें और इस पूरे मामले की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर हम डिमांड को ऑब्जेक्टिवली देखें तो अकाउंटेबिलिटी की मांग किसी भी डेमोक्रेसी में एक वैलिड डिमांड है और जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब मैं भी इसे फुल्ली सपोर्ट कर रहा था क्योंकि मैं भी एक टाइम स्टूडेंट ही था। पर बार बार हो रहे पेपर लीक से जो परेशानी बच्चों को होती है वो भी मैं समझ सकता हूँ। भारत में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों स्टूडेंट्स अपना सब कुछ दांव पर लगाकर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। कई बच्चे अपने घरों से दूर रहकर कोचिंग करते हैं, कई फैमिलीज अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर देती हैं और कई स्टूडेंट्स सालों तक एक ही एग्जाम्स के लिए मेहनत करते रहते हैं। ऐसे में जब पेपर लीक की खबरें सामने आती हैं तो सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल नहीं होता बल्कि लाखों सपनों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से लोगों का गुस्सा भी जेन्युइन था और किसी न किसी पर जिम्मेदारी तय होना जरूरी लग रहा था। शुरुआती दिनों में इस प्रोटेस्ट को कई लोगों ने स्टूडेंट्स की आवाज के रूप में देखा। सोशल मीडिया पर भी इसका काफी चर्चा हुई और बहुत से लोगों ने कहा कि अगर एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो देश के यूथ का भरोसा धीरे धीरे टूट जाएगा। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से परे होते हुए सिर्फ इतना कह रहे थे कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एग्जाम लीक के मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी दोनों होनी चाहिए। लेकिन प्रोटेस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे इसके नैरेटिव को लेकर सवाल उठने लगे। प्रोटेस्ट का फोकस धीरे धीरे स्टूडेंट्स और पेपर लीक से हटकर पॉलिटिकल मैसेजिंग पर शिफ्ट होने लगा। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, आज मैं इस मंच से मंच कैसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? बस नाम रहेगा अल्लाह का। जिस मूवमेंट की शुरुआत एजुकेशन रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड से हुई थी उसके स्टेज पर धीरे धीरे ऐसे स्पीचेस और स्लोगन हमें सुनाई देने लगे जिनका सीधा संबंध नीट या पेपर लीक से कम हो और नेशनल पॉलिटिक्स से ज्यादा था। इसी बदलते हुए नैरेटिव ने सपोर्टर्स और क्रिटिक्स के बीच एक नई डिबेट शुरू कर दी। इस प्रोटेस्ट में धीरे धीरे कई ऐसे पब्लिक फिगर्स भी नजर आने लगे जो पहले से ही अपने पॉलिटिकल व्यूज के लिए काफी चर्चा में रहे हैं। कई लोगों ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि कुछ पर्सनालिटीज जैसे कुणाल कामरा और अरुंधति रॉय अलग अलग मुद्दों पर सरकार की तीखी आलोचना करते रहे हैं और उनके कई स्टेट्समैन पहले भी विवादों का हिस्सा रहे हैं। जो लोग प्रोटेस्ट को अपोज कर रहे थे उनका कहना था कि इन लोगों की मौजूदगी से मूवमेंट का जो फोकस है वो स्टूडेंट्स के इश्यूज से हटकर एक ब्रॉडर एंटी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगा है। वहीं प्रोटेस्ट के सपोर्टर्स का मानना था कि किसी भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट में अलग अलग आवाजों का शामिल होना स्वाभाविक है। इसी वजह से इस मुद्दे को लेकर के लोगों की राय भी दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आई। सबसे बड़ा सवाल तब उठने लगा जब अभिजीत दीप के पर सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा। जैसे जब नीट का री एग्जामिनेशन हुआ तब कर्नाटका में कांग्रेस की एक रैली की वजह से कई स्टूडेंट्स का पेपर छूट गया क्योंकि ट्रैफिक जैम की वजह से वो एग्जाम सेंटर्स तक टाइम पर पहुंच ही नहीं पाए। और जब इसी पर अभिजीत से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका भी ब्लेम बीजेपी पर डाल दिया। लेकिन बेंगलुरु में जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी की रैली या कार्यक्रम की वजह से तमाम छात्र जो हैं वो रोने लगे, समय से अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी? नीट एग्जाम कौन ले रहा है? केंद्र सरकार ले दोगे? कांग्रेस की रैली या कार्यक्रम? अरे यार, सरकार किसकी है? आप लोग क्यों दूसरों को टारगेट? सरकार किसकी है मुझे बताइए। देश सरकार तो वहाँ कांग्रेस की है। एक सेकंड, आपने प्रधान तो ये दिखाता है कैसे ये लोग सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसी दौरान प्रोटेस्ट के कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। कुछ लोगों ने स्टेज पर भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक कमेंट्स किए जबकि दूसरी तरफ अल्लाह के लिए धार्मिक स्लोगन्स को सम्मान के साथ उठाया। इससे एक बात क्लियर है कि नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे शुरू हुए प्रोटेस्ट धीरे धीरे एजुकेशन रिफॉर्म्स तक सीमित नहीं रहा। इसके साथ पॉलिटिक नैरेटिव्स, आइडियोलॉजिकल डिबेट्स और अलग अलग पब्लिक पर्सनालिटीज भी जुड़ती चली गई।
इसी वजह से बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि क्या असली मुद्दा स्टूडेंट्स का फ्यूचर था या फिर धीरे धीरे इस मूवमेंट का एजेंडा बदल गया था। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने उन लोगों को भी समझना होगा जो इस प्रोटेस्ट का प्रोमिनेंट चेहरा बनकर उभरे और जिन्होंने इस मूवमेंट को एक अलग दिशा दी। इस पूरे प्रोटेस्ट के शुरुआती और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले चर्चों में एक नाम था सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल कांग्रेस के टिकट पर लद्दाख से एमएलए भी रह चुके हैं। अगर सोनम वांगचुक के पब्लिक स्टेटमेंट्स और एक्टिविज्म को देखा जाए तो वो काफी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी रहे हैं। उनके कई बयानों पर तीखी पॉलिटिकल और पब्लिक क्रिटिसिज्म भी हुई है। उदाहरण के लिए उन्होंने कश्मीर में प्लेबिसाइड कराने की मांग की, जिस पर कई लोगों ने उनकी आलोचना की। इलाका खुश होना चाहिए, वो जहाँ चाहें जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम होते हैं, प्लेबिसाइड होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं। इसी तरह माता सीता से जुड़े एक बयान को लेकर उनके खिलाफ काफी विवाद हुआ और सोशल मीडिया पर उनको लेकर बहस चली। मैं तो इस तरह देखता हूँ कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। उनके द्वारा स्थापित एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सेक्मॉल भी विवादों में रहा। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक एफसीआरए से जुड़े नियमों में उल्लंघन के आरोपों के बाद उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर 2025 को रद्द कर दिया गया। फरवरी 2025 में सोनम वांगचुक पाकिस्तान में आयोजित एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, जिसके ऑर्गेनाइजर्स थे पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप डॉन मीडिया। इसके कुछ महीनों बाद सितंबर 2025 में लद्दाख में स्टेटहुड और अन्य मांग को लेकर प्रोटेस्ट हुए, जिसमें कुछ जगहों पर वायलेंट प्रोटेस्ट भी सामने आए। इसके बाद इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनके पाकिस्तानी दौरे और कनेक्टेड कॉन्टैक्ट के बारे में जांच शुरू की। इसके अलावा सोनम वांगचुक का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ, जिनके उनके बयान को लेकर ये दावा किया गया कि अगर चाइना लेह लद्दाख के रास्ते आता है तो वो उसका विरोध नहीं करेंगे। कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। उनके द्वारा ऐसे स्टेटमेंट जो इंडिया की सॉवरेनिटी को टारगेट करता है, ऐसे स्टेटमेंट्स उनके द्वारा दिए गए। यही वजह है कि सोनम वांगचुक की इमेज एक एक्टिविस्ट के रूप में उभरी है, जिसे कुछ लोगों ने लद्दाख के अधिकारों की आवाज मानते हैं, जबकि दूसरे लोग उनके बारे में, उनके बयानों और उनके स्टैंड को देश के हितों के विपरीत बताते हैं। इसी कंट्रोवर्सी के साथ उनका नाम इस प्रोटेस्ट का सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल रहा। अब इस प्रोटेस्ट में अगला नाम आता है अरुंधति रॉय का। अरुंधति रॉय सिर्फ एक राइटर नहीं है, बल्कि कई सालों से अपने पॉलिटिकल और सोशल स्टेटमेंट्स की वजह से भी चर्चा में रही। सबसे ज्यादा विवादित बयान उन्होंने 2010 में दिल्ली में हुई एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि कश्मीर कभी भी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं था। I was leaving, a journalist, a TV journalist, stuck a mic in my face and very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India." इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था। बाद में जून 2024 में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके खिलाफ यूपीए के तहत प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने की अनुमति दी। अरुंधति रॉय का नाम अक्सर यासीन मलिक के साथ भी जोड़ा गया है। यासीन मलिक जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF का पूर्व नेता रहा है और रिसेंट में टेररिज्म से जुड़े मामलों में एक्यूज ठहराया जा चुका है। 1990 के दशक में कश्मीर में हुई हिंसा के दौरान उसका संगठन काफी एक्टिव था कश्मीरी हिंदुओं के साथ वायलेंस करने में। इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के कर्मियों पर हुए हमले, जिसमें 4 जवानों की मौत हुई और लगभग 22 जवान घायल हुए, और कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की किडनैपिंग और मर्डर जैसे मामलों में भी वो जेल में है। अरुंधति रॉय कई मौकों पर यासीन मलिक के साथ पब्लिक इवेंट्स और डिस्कशन में नजर आ चुकी है। इन तस्वीरों और स्टेज अपीयरेंस का जिक्र उनके आलोचक इस बात के लिए करते हैं, उन्होंने ऐसे व्यक्ति के साथ सार्वजनिक मंच साझा किया जिसे भारत में गंभीर आतंकवाद जैसे मामलों से जोड़ा जाता है। इसी वजह से जब अरुंधति रॉय इस प्रोजेक्ट से जुड़ी नजर आई तो ये साफ हो जाता है कि ये आंदोलन अपने शुरुआती मुद्दों से आगे बढ़कर उन लोगों का भी प्लेटफॉर्म बन गया जिन्हें भारत विरोधी नैरेटिव से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नाम की, एक ऐसा नाम जिसका नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, सैयद कासिम रसूल इलियास।
ये उमर खालिद के पिता हैं, वही उमर खालिद जिस पर 2020 के दिल्ली दंगे भड़काने का आरोप है और फिलहाल जेल में बंद है, जिसने ये नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन कासिम रसूल इलियास का ये प्रोटेस्ट से जुड़ना कोई छोटा मामला नहीं है, क्योंकि ये सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है। सिमी वही ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर देश के कई अलग अलग शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट जैसे संगीन आरोप हैं और इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके बैन किया जा चुका है। सोचिए, जब एक बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का को-फाउंडर इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आता है तो क्या ये कहना सही होगा कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। इस प्रोटेस्ट का मेन एम कुछ और ही है जो आने वाले समय में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस प्रोटेस्ट के विजुअल्स और स्टेज पर मौजूद लोगों को ध्यान से देखें तो आपको कुणाल कामरा और प्रकाश राज जैसे चेहरे भी नजर आते हैं। दोनों ही पिछले कई सालों से अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया कमेंट्स की वजह से लगातार चर्चा में रहे हैं। उनके नैरेटिव अक्सर हिंदू धर्म और उससे जुड़े प्रतीकों को टारगेट करते हैं। इसी वजह से जब लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा मानते हैं तो बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि ये आंदोलन वाकई सिर्फ स्टूडेंट्स के मुद्दों तक सीमित है या फिर इसमें अलग अलग पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एजेंडा भी शामिल हो चुके हैं। इसी बीच कुणाल कामरा के कुछ स्टेटमेंट्स और स्टेज से दिए गए उनके बयान भी काफी कंट्रोवर्सी का विषय बने। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई। उन्होंने भगवान राम के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर काफी तीखे रिएक्शंस देखने को मिले। ये विवाद एक बड़ी बात इस तरफ इशारा जरूर करता है, जब किसी प्रोटेस्ट के सेंटर स्टूडेंट्स की डिमांड से हटकर आइडियोलॉजिकल और कल्चरल डिबेट्स बनने लगता है तो असल मुद्दा धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। इसी तरह प्रकाश राज भी लंबे समय से अपने पॉलिटिकल कमेंट्स की वजह से हेडलाइंस में रहे हैं। उनके बयानों को लेकर भी देश में कई बार तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। यही वजह है कि इसी प्रोटेस्ट को लेकर एक बड़ा नैरेटिव उभर कर ये सामने आया है कि शुरुआत में जो मूवमेंट स्टूडेंट्स के लिए कंसर्न्स और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड के साथ शुरू हुआ था, धीरे धीरे उसके स्टेज पर ऐसे लोगों का नंबर भी बढ़ने लगा जिनका सीधा संबंध स्टूडेंट कम्युनिटी से नहीं था। ये प्रोटेस्ट एजुकेशन रिफॉर्म्स या स्टूडेंट्स के डिमांड से हटकर पर्सनालिटीज, आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशंस की तरफ मुड़ने लगा। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि किसी भी जन आंदोलन की असली ताकत उसके मुद्दे में होती है या स्टेज पर खड़े लोगों में। अगर किसी प्रोटेस्ट का नैरेटिव इतना बदल जाए कि लोग स्टूडेंट्स की डिमांड से ज्यादा पॉलिटिकल पर्सनालिटीज और कंट्रोवर्सीज की बात करने लगे तो ये आंदोलन के लिए भी एक चैलेंज बन जाता है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि किसी भी मूवमेंट का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव किसी भीड़ और पॉलिटिकल मैसेजिंग के बीच गुम ना हो जाए, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए जरूरी है कि इस प्रोटेस्ट को उसके फैक्ट्स, उसकी डिमांड और उसके आउटकम्स के आधार पर देखा जाए ताकि असली मुद्दे पर ध्यान बना रहे।